नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में निजी अस्पतालों में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। सरकार ने निर्धारित की इलाज की दरें। अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी। हल्द्वानी में खुलेगा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक होने वाले मरीज डोनेट करेंगे प्लाज्मा। कोरोना को मात देने में मिलेगी मदद। कल से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। पंच प्यारों की अगवानी में पहला जत्था रवाना। कोरोना के कारण देरी से खुल रहे धाम के कपाट। और प्रदेश भर में सेब की फसल हुई पककर तैयार। पहली बार सभी बागवानों को सब्सिडी पर दी गई सेब की खाली पेटियां। उत्तराखंड के नाम से बाजार में आएगा सेब। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार की दरें निर्धारित कर दी हैं। उपचार पर आने वाला खर्च मरीजों को ही देना होगा। निजी अस्पतालों के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से जारी शासनादेश के तहत नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स यानी NABH से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त वाले निजी अस्पतालों में 8,000 रुपये से 18,000 रुपये तक दरें तय की गई हैं। NABH से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का प्रतिदिन 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के ICU बेड का प्रतिदिन 15,000 रुपये और ICU वेंटिलेटर का प्रतिदिन 18,000 रुपये की दर से निर्धारित की गई है। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 836 मामले सामने आए हैं। राज्य में 6,442 एक्टिव केस हैं। 14,434 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब तक 291 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नैनीताल जिले में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। इससे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। प्लाज्मा बैंक में उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डाटा रखा जाएगा जो ठीक हो चुके हैं। ये डाटा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन के पास रहेगा। अस्पताल से ठीक होकर जाने वाले सभी कोरोना मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने का शपथ पत्र भरवाया जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन ठीक होने वाले मरीज की लिखित सहमति के बाद ही किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्लाज्मा डोनर्स के ब्लड ग्रुप के साथ ही उसका मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारियां रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को प्लाज्मा वॉरियर्स के रूप में पहचान दी जाएगी। प्लाज्मा वॉरियर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को 2.5 लाख रुपए की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। तो डिस्चार्ज के समय उनसे घोषणा पत्र वॉलंटरली साइन करवाया जाएगा और उनके तमाम डिटेल्स एक डेटाबेस में मेंटेन किए जाएंगे। रियल टाइम अपडेशन होगा उन डिटेल्स का गूगल स्प्रेडशीट्स में, जिसका एक्सेस सुशीला तिवारी कंट्रोल रूम, CMO कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम तीनों जगह रहेगा और वो रियल टाइम अपडेशन होगा। उसका फायदा ये रहेगा कि जब भी हमें सुशीला तिवारी में किसी सीवियर पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता पड़े तो हम इन प्लाज्मा डोनर्स को तत्काल संपर्क कर सकें और जो प्लाज्मा है वो उपयुक्त समय में मुहैया करवा सकें। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कपाट कल सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। गोविंद धाम गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि गोविंद घाट गुरुद्वारे में शबद कीर्तन के बाद सुबह पंच प्यारों के साथ श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ, जो रात्रि विश्राम घाघरिया में करेगा। के चलते इस साल श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 3 महीने लेट है, लेकिन वाहिगुरु का फिर भी शुक्र है। प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट दोनों ने रल के प्रयास किया और आज 3 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा गोविंद घाट से आरंभ हुई है। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 100 लोगों को आने का है कि निर्णय लिया गया कि 100 लोग आएंगे यात्रा में, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो आंकड़ा बढ़ेगा और 200, 250, 300 तक लोग डेली श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए जरूर आएंगे। जत्थे में 100 श्रद्धालु शामिल हैं। जत्था शुक्रवार सुबह 8 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचेगा और फिर कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक कपाट खुलने तक जारी रहेगी। गेट खुले हैं, मगर खुले हैं इस चीज़ की खुशी है
क्योंकि हमें अपने पिताजी के दर्शन करने हम आए हैं और पिताजी हमें दर्शन दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। भले ही कोरोना काल है, लेट है, मगर सरकार का भी शुक्राना है कि उन्होंने यात्रा खोलने का आरंभ करने का आदेश किया। वहीं कोरोना को देखते हुए यात्रा के लिए एसओपी जारी की गई है। इसके तहत यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु को 72 घंटे पहले कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। एक दिन में केवल 100 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति होगी। उत्तराखंड में सेब की फसल पककर तैयार हो चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों के पर्वतीय इलाकों में 25,318 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब का उत्पादन होता है। पहली बार सेब की ब्रांडिंग को लेकर सरकार ने पहल की है। सरकार ने इस बार बागवानों को पेटियां उपलब्ध करा दी हैं। उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है राज्य में करीब 2 लाख के बॉक्स की डिमांड थी। उन्होंने बताया कि 3 लाख बॉक्स मंगवाए हैं। सभी बागवानों को बॉक्स पहुंचाए जा चुके हैं। इस बार टोटल जो डिमांड थी वो 2,61,500 बॉक्सेस की डिमांड थी और हमने 3 लाख बॉक्सेस इस बार मंगवाए हैं और जितना डिमांड है उतना बॉक्सेस किसानों को पहुंचा जा चुके हैं। अब क्योंकि हरसिल का सेब भी आने में समय है, हरसिल के अलावा मोरी, चकरौता और प्रदेश के बाकी हिस्सों में जहाँ जहाँ भी सेब का उत्पादन है वहाँ उच्च कोटि गुणवत्ता वाले कोरिगेटेड बॉक्सेस किसानों को 100% उपलब्ध करा दिए गए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सेब की पैदावार साल दर साल अच्छी होने के बाद अब सरकार का पूरा फोकस सेब की ब्रांडिंग पर है। सेब उत्पादकों को मुहैया कराई जाने वाली खाली पेटियों में राज्य सरकार 50% अनुदान देती है। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य सेब को ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। मार्केटिंग, हमारा फोकस मार्केटिंग तो इन लोगों पे थी। हमारा फोकस ये था कि हम उत्तराखंड के सेब को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकें, क्योंकि आज तक हमारा सेब विगत वर्ष से पहले आपको मालूम है कुल 24,000 बॉक्सेज ही उपलब्ध कराए जाते थे और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती थी, जिस कारण हमारा सेब उत्पादकों को मजबूरी में हिमाचल के सेब की पेटियों में उस सेब को पहुंचाना पड़ता था और उत्तराखंड के सेब को कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 7 सितंबर तक कुमाऊं क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर 6 और 7 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अभी अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो आज और कल खासकर इसमें तो अच्छी बारिश जो है पूरे प्रदेश में हमको, मैं कहूँगा ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश है उसकी भी एका दुक्का जगहों में संभावना है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि जिसमें भारी बारिश हो सकती है तो आज मैं कहूँगा कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है और इसी तरह जो कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना है। राज्य भर में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया है। कालेश्वर मार्ग पर लोगों के घरों में मलबा और पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान हुआ है। खाने के सामान के साथ ही लघु उद्योग संचालित करने वाले लोगों की मशीनें भी खराब हो गई हैं। प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पहले डीएम साहब यहाँ पर आए थे निरीक्षण में, उन्होंने एसडीओ वगैरह जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, साहब हैं, सारे लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि इस मलबे को, सारा मलबे को जो है यहाँ से हटा देंगे ताकि ये पानी सीधे सीधे जो है नाली से नीचे निकल जाए। लेकिन प्रशासन ने क्या किया कि नहरों से तो मलबा निकाल करके और इस खेत में जमा कर दिया, जिसके कारण सारा मलबा आज हमारे घरों के अंदर पड़ा हुआ है और जिसके कारण से हमारा सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर पालिका, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की नालियां नहीं बनी हैं, सिंचाई विभाग की नहरें भी ठीक नहीं हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज़ बारिश हुई थी और कल भी, उसके वजह से इस एरिया में काफ़ी तेज़ बहाव से पानी और मलबा आया तो घर में काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है।
और मलबा की वजह से जो धूलें हुआ करती थी सिंचाई विभाग की, उस पर अतिक्रमण की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो उसी का स्थलीय निरीक्षण आज हमने नगर पालिका और सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ किया है यहाँ पर। इसमें निकल के आया है कि कई जगह अतिक्रमण है, कई जगह जो नालियों का निर्माण किया जाना था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल 2 से 3 दिन में एक अच्छा ड्रेनेज प्लान बना के इसका प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस पर राशि जो भी धनराशि व्यय होगी उसको जारी करके काम शुरू कर सकते हैं। अल्मोड़ा के अंतर्राष्ट्रीय धावक विनय शाह ने दिव्यांग स्कूल मंगलदीप विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दौड़ लगाई। उनकी दौड़ से जो भी धनराशि जमा हुई वो उन्होंने स्कूल के बच्चों को दान कर दी। उनकी और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की मुहिम के तहत स्कूल के लिए 11 लाख की रकम जमा की गई है। विनय शाह चैरिटी के साथ साथ क्षेत्र के युवाओं को भी रनिंग के गुर सिखा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल ऑफ अल्ट्रा रनिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल दौड़ में हिस्सा लिया था। इस दौरान विनय शाह ने 6 घंटे में 73 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। इससे पहले 2019 में फ्रांस में आयोजित 24 घंटे की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2017-18 क्रोएशिया, साउथ अफ्रीका, सेंट पीटर्सबर्ग और डरबन तक 90 किमी दौड़ में भी वे हिस्सा ले चुके हैं। इंडियन एथलीट हूँ, जो कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस जिसमें 24 घंटा 100 किलोमीटर 100 माइलर करके जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। अभी मैं अपने गांव आया हूँ 3 महीने से, और इस दौरान मैंने यहाँ पे 3 महीने हिल ट्रेनिंग करी है, प्रैक्टिस करी थोड़ी सी, और मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ के युवाओं को अपने साथ थोड़ा कनेक्ट करूँ और उनके साथ थोड़ा रनिंग करूँ। तो दोराहट से मैंने चारों डिस्टेंस में चारों तरफ मतलब चकुटिया, कफड़ा, रानीखेत, दूनागिरी, मैं हर जगह में गया। वहीं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि मंगलदीप विद्या मंदिर में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए चलाई गई मुहिम में विनय शाह की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 11,50,000 की राशि मिल चुकी है। सितंबर माह तक हम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इससे अच्छा स्कूल मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा भी नहीं है, और मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इनकी थोड़ी सी दिक्कतें थी जिसके लिए इनको धनराशि की आवश्यकता थी, तो उनका धनराशि के लिए एक हम लोगों ने क्राउड फंडिंग का इनिशिएटिव किया है, और उस क्राउड फंडिंग के माध्यम से आज हम लोगों ने 11.5 लाख रुपये यहाँ पे रेस किए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इनका हमारा 50% टारगेट हो गया है, 100% तक हम लोग मिड सितंबर तक पहुँच जाएँ। इसमें विनय शाह जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वो अल्ट्रा रनर है, उन्होंने 2 जगह ये दौड़े हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में निजी अस्पतालों में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। सरकार ने निर्धारित की इलाज की दरें। अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी। हल्द्वानी में खुलेगा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक होने वाले मरीज डोनेट करेंगे प्लाज्मा। कोरोना को मात देने में मिलेगी मदद। कल से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। पंच प्यारों की अगवानी में पहला जत्था रवाना। कोरोना के कारण देरी से खुल रहे धाम के कपाट। और प्रदेश भर में सेब की फसल हुई पककर तैयार। पहली बार सभी बागवानों को सब्सिडी पर दी गई सेब की खाली पेटियां। उत्तराखंड के नाम से बाजार में आएगा सेब। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।